मैंने आपको 4 टॉपिक बताए, 4 में से हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग। अच्छा, एफएम के लिए ना एक प्रीरिक्विजिट ध्यान रखना, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर भी चाहिए होगा। देखो एग्जाम के अंदर आपको नॉर्मल कैलकुलेटर और साइंटिफिक कैलकुलेटर दोनों अलाउड है। साइंटिफिक कैलकुलेटर आप ले सकते हैं एफएक्स 82 MS या इस सीरीज में कोई भी ले सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है 500 टू 600 तक की रेंज में आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले लीजिए। ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, बट डोंट बाय साइंटिफिक कैलकुलेटर जो मेमोरी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो सकते हैं। वो एग्जाम के लिए अलाउड नहीं है। वो कॉस्टली कैलकुलेटर आते हैं 3 to 5 thousand में, जिनमें आप कुछ कोई चीज सेव करके लेके जा सकते हैं एग्जाम में। दे विल नॉट बी अलाउड। जिनकी खुद की मेमोरी होती है, समझने का मतलब, कहने का मतलब ये है। तो विदाउट मेमोरी वाले आपके चल जाएंगे FX 82 MS साइंटिफिक कैलकुलेटर। आप दोनों कैलकुलेटर भी एग्जाम में लेके, ऐसा नहीं है कि एक ही अलाउड है, आप नॉर्मल और साइंटिफिक लेके जा सकते हैं। अगर कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन आती है तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं इस वाले कैलकुलेटर। अब देखो कैपिटल बजटिंग, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैपिटल बजटिंग में दो वर्ड हैं, एक है कैपिटल और दूसरा बजटिंग। कैपिटल मतलब क्या? पैसा। कैपिटल का मतलब पैसा। आप अपने पैसे को कितने अच्छे से इन्वेस्ट करते हो, उस पैसे पे क्या रिटर्न कमाते हो, उसकी प्लानिंग करने को अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग। देखो एक एग्जांपल अगर आपके सामने मैं लूं, T0, T1, T2 और T3। इसका क्या मतलब? T0 को अकाउंट्स में कहते हैं टाइम जीरो। टाइम जीरो का मतलब आज, इमीडिएट। T1 का मतलब हुआ 1 साल बाद, ईयर एंड। T2 का मतलब 2 साल बाद और 3 साल। मान लो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमें $1000 लगाने हैं। कितने? 1000। सॉरी, आज इस प्रोजेक्ट में हमारा आउटफ्लो होगा $1000 और इस प्रोजेक्ट में हमें रिटर्न बताया हुआ है। पहले साल आएगा $600 का इनफ्लो, दूसरे साल आएगा $700 का इनफ्लो और तीसरे साल आएगा लेट्स से $300 का इनफ्लो। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने मैं पुट कर रहा हूं कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें मेरे को आज कितना लगाना है? $1000। टुडे वी विल इन्वेस्ट $1000 इन द प्रोजेक्ट एंड इट विल गिव रिटर्न इन द नेक्स्ट 3 years। T0 मतलब ईयर एंड, पहले सॉरी T0 मतलब इमीडिएट, अभी की बात कर रहे हैं, आज। आज को क्या बोलते हैं? जीरो से। 1 साल बाद कितना कमाएंगे? 600, 700 और 3 साल का प्रोजेक्ट है। बताओ, आर यू गोइंग टू डू दिस प्रोजेक्ट और नॉट? आप इस प्रोजेक्ट को करोगे या नहीं करोगे? देखो एक बच्चे का आंसर हो सकता है 600, 700 और 300, कितना हुआ टोटल? 1600। सर 3 साल में $1600 आएंगे और मैंने $1000 लगाया, क्योंकि मुझे $600 का कमाई हो गया। आई शुड गो विद दिस प्रोजेक्ट। बट क्या ये सही तरीका है? क्यों सही नहीं? देखो ये 600 आपको आज नहीं मिल रहे। आज आप 1000 लगा रहे हो, ये 600 मिल रहे हैं आपको 1 साल बाद। ये 700 मिल रहे हैं आपको 2 साल बाद। ये 300 मिल रहे हैं। एक बात बताओ, अगर आप अपने पुराने बचपन से कंपेयर करो, अगर आपके पास 5th क्लास में, 6th क्लास में ₹500 होते, या होते थे, या होते, तो आप क्या क्या कर सकते थे? उस टाइम आपके लिए 500 एक छोटा अमाउंट था या बड़ा अमाउंट था? बड़ा। आप उस वक्त ₹500 में कई सारी चीजें वो कर सकते थे जो आप चाहते थे। कई लग्जरी चीजें आप ₹500 में कर सकते थे। बट वही ₹500 अगर आज आपको मिले, आपको 5th क्लास में नहीं दिए पेरेंट्स ने, आज दे दिए कि लो बेटा आप लो। 10 साल बाद आपकी इच्छा पूरी होती है, सेम आपको ₹500, क्या आप उतना ही खुश होगे? क्योंकि अब वो ₹500 का वैल्यू चेंज होके शायद 1500 हो गया, शायद 2500 हो गया, क्योंकि वो सेम चीजें इन्फ्लेट महंगा हो गया, पैसे की वैल्यू गिर चुकी। तो अगर आपको कोई कहे कि ₹500 10 साल पहले और ₹1500 10 साल बाद, तो आप बराबर बात है आपके लिए। भाई आपको 10 साल बाद कोई 1500 दे और आज 500 दे, बराबर बात है। माने इन्फ्लेशन, मतलब फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि ₹1500 में भी आप उतना ही सामान खरीद पाओगे जितना आज 500 में, तो आपने कमाया थोड़ी। अगर मैं कहूँ कि आज 500 लगा के आपको 1500 मिल जाएंगे 10 साल बाद, तो आपने कुछ कमाया इस प्रोजेक्ट से?
आपको 500 ही वापस मिल रहे हैं। नहीं समझे मेरी बात? आज आज अब देखो 10 साल पहले आप 500 रुपए में एक बर्गर खरीद सकते थे, एक पिज़्ज़ा खरीद सकते थे, एक कोल्ड ड्रिंक खरीद सकते थे। वही सेम बर्गर, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक आज 1500 तक में आता है। तो आपने कहाँ कमाया? 10 साल बाद 1500 मिलना, अगर एक आम ज़िंदगी को बोले तो वो तो कहेगा कि 500 आज लगा रहा हूँ, 10 साल बाद 1500 मिलेंगे तो मुझे तो ₹1000 का कमाई हो गया। बट उसको कौन समझाए कि 10 साल भी तो बीत गए हैं जब तुम्हें 1500 मिले हैं। तुमने 10 साल में ₹1000 नहीं कमाए, बल्कि तुम्हारे पैसे तो इरोड हो गए, तुम्हें तो नुकसान हो गया। तो यही चीज़ फाइनेंस है। एक ये बेसिक फाइनेंस का इतना सा कांसेप्ट आपको पूरी लाइफ में पता होना चाहिए, इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिन बच्चों को नहीं पता। ये $600 1 साल बाद आ रहे हैं, ये $700 1 साल बाद आ रहे हैं, ये $300 इनको आपको आज की टर्म्स में लाना होगा। ये 600 को कितने साल पहले पुल बैक करोगे? 1 साल। 700 को 2 साल और 300 को 3 साल। और पुल बैक करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, कैश फ्लोज़ तो आपको गिवन है, दूसरा आपको रेट भी चाहिए। अब भाई जिसने ये $1000 लगाए हैं, उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल रखी होगी। भाई उसने जिसने आप मान लो ये पैसा आपको किसी ने दिया है, हम कभी भी ये नहीं मानते कि पैसे की कोई कॉस्ट नहीं है। फाइनेंस में हमेशा पैसे की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाती है। तो ये $1000 अगर आपको किसी ने दिए हैं और मान लो 10% रेट पे दिए हैं, तो सामने वाले को आपसे कितना चाहिए? 10%। इसी 10% को हम बच्चों बोलते हैं डिस्काउंट रेट। इस 10% को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। तो हम इन 600 को, 700 को, 300 को डिस्काउंट करेंगे 10% पे और कंपेयर करेंगे कि क्या ये अभी भी 1000 से ज्यादा है। देखो डिस्काउंट रेट का क्या मतलब है? डिस्काउंट रेट का मतलब ये है कि जो 600 आपको 1 साल बाद मिल रहे हैं, आज क्या वर्थ रखते हैं? अगर मैं 10% से डिस्काउंट करूँ, मतलब कितने रुपए लगाऊँ कि 10% से वो 600 बन जाए? आज मैं कितने रुपए लगाऊँ कि 10% इंटरेस्ट मिला के वो 1 साल बाद 600 रुपए बन जाए? तो वो पैसा हमें निकालना है, पुल बैक करके पीछे जाना है, डिस्काउंटिंग करना है। तो 600 को 1 साल पीछे आप 10% से लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे वो डिस्कस करेंगे, क्या फॉर्मूला है? 700 को 2 साल पहले, 300 को 3, फिर तीनों का ऐड करके देखोगे कि क्या 1000 से ज्यादा आ रहा है? क्या आज के टर्म्स में, क्योंकि कैश फ्लो कंपेयर नहीं हो सकते बच्चों के, डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम के कैश फ्लो कैन नॉट बी कंपेयर्ड। आज का $1000 कैन नॉट बी कंपेयर्ड 1 साल बाद का 600, 2 साल बाद का 700, 3 साल बाद का 300। दे शुड बी हैव टू हैव अ सेम टाइम फ्रेम टू बी कंपेयर्ड। तो इस वजह से इनको पुल बैक करके हम कंपेयर करके बताते हैं कि प्रोजेक्ट करना सही है या नहीं। तो यहाँ पे अभी मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपसे डिस्कस करने का पर्पस नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि इस कैपिटल बजटिंग में हम प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करते हैं और प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। एक कैश फ्लो और दूसरा डिस्काउंट। ये नोट कर लो अपने पास, ध्यान रखना। किसी भी प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए वन थिंग वी नीड कैश फ्लो बच्चों, और सेकंड थिंग वी नीड डिस्काउंट रेट। टू थिंग्स आर वेरी वाइटल। एक प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा और क्या क्या रिटर्न आएगा, ये तो आपको क्वेश्चन बताएगा कैश। और दूसरा, किस रेट पे ये प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेशन लगा रखी है। डिस्काउंट रेट को अपन कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही बोलते हैं, जो मैंने आपको इनिशियली समझाया, पैसे की कॉस्ट। आपने अपने बिजनेस में जो पैसा लगाया उसकी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो ये 2 चीजों की स्टडी है पूरा ये चैप्टर। पूरे चैप्टर में ये 2 चीजें पढ़ाऊंगा, कैश फ्लो और डिस्काउंट रेट। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा, कि अगर आपको कोई कैपिटल बजटिंग का डिसीजन लेना है, कोई प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करना है, तो 2 चीजें। अच्छा, एक सिंपल और सिंपलिस्टिक अप्रोच में समझते हैं। आप एसीसीए, अभी आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन क्या है? एसीसीए करना। आपके लिए एसीसीए एक कैपिटल बजटिंग डिसीजन है। आपको मालूम है कि एसीसीए करने में मेरा क्या आउटफ्लो होगा? 3 साल में, 4 साल में मेरा एसीसीए जो कंप्लीट होगा, क्या आउटफ्लो होगा और क्या इनफ्लो होगा? अगर मुझे एसीसीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें 2 चीजें मैटर करती हैं। एक तो कितना कैश फ्लो होगा, मतलब कितना पैसा जाएगा, और एसीसीए करने के बाद कितना पैसा कमाऊंगा। और दूसरा क्या, क्या जितना पैसा मैं कमाऊंगा मेरी एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। भाई एसीसीए से एक रिटर्न आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वैभव ने सोचा कि भाई मैं एसीसीए करूंगा। एसीसीए में मैं मान लो 3-4 साल में वैभव इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज इन एसीसीए, कंप्लीटिंग एसीसीए। ऊपर नीचे थोड़ा टाइम लगा, 3-4 साल में 5 लाख एसीसीए। नाउ ये प्लानिंग कर रहा है अभी बैठ के कि ठीक है, 3 साल में आई विल इन्वेस्ट 5 लाख, देन आई विल एंड अप विद माय फर्स्ट जॉब। उस जॉब के अंदर लेट्स से आई विल गेट अ पैकेज ऑफ 6 लाख 7 लाख एट द स्टार्ट। फिर उसके बाद आई विल ग्रो, आई विल डू जॉब फॉर 5 इयर्स, आई विल रीच टू द पैकेज ऑफ 15 लाख, देन आई विल मूव टू द फॉरेन एंड पैकेज विल बी 40 लाख 50 लाख। ऐसे करके वो प्लान कर रहा है। अब एक बात बताओ,
ये तो कैश फ्लोज हो गए जो उसने इनफ्लो और आउटफ्लो सारे देखे। बट अभी भी वो एसीसी करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा, ये कहीं ना कहीं वो जो रिटर्न आ रहा है वो पैकेज आ रहा है उससे कुछ तो होना चाहिए। उसी को तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है? जनरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट के अकॉर्डिंग होती है, बट मान लो किसी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये है कि आई डोंट वांट टू अर्न 10 एंड 15 lakhs, आई वांट टू अर्न इन करोड़। भाई एसीसी करके वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा। निकल बात। मे बी आफ्टर 10-20 years इंडिपेंडेंटली आप चलो तो शायद यू कैन ग्रो एंड रीच टू दैट लेवल। तो उसमें ये प्रोजेक्ट फिर उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगे, तो फिर क्या करना चाहिए? मे बी लुक आउट फॉर सम अदर क्वालिफिकेशन, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, अगर एजुकेशन फील्ड में जाना है और मे प्लान फॉर सम अदर वेंचर इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन एसीसी। उसने कहा मैं 3 साल इससे बढ़िया मैं 3 साल एमबीए चाय वाला खोलता हूँ, फ्रेंचाइजी बेच के कमा लो। कुछ नहीं आता। तो नहीं देखो, एमबीए चाय वाला या आजकल उनका भी बहुत चल रहा है ना, संदीप महेश्वरी ने एक्सपोज कर दिया उनको। नाम तो लिया नहीं उन्होंने। अच्छा, वो अभी मेरे को भी रिसेंटली रिकमेंडेशन में वीडियो आया था। आजकल ट्रेंड में रहना बहुत जरूरी है, वरना बहुत जल्दी तो आउटडेटेड हो जाते हो। तो उसमें वो 10 मिनट का वीडियो है, तो उसमें कुछ ऑडियंस के साथ ना वो Q&A सेशन करता है। तो कुछ ऑडियंस ने उठ के बोला कि सर हमारे से 50,000 रुपए लिए कोर्स के, किसी से सबने अलग अलग बताया 35,000 रुपए कोर्स के लिए, और उस कोर्स के अंदर वो हमसे MLM करवाते हैं। मतलब एक कोर्स होता है जिसमें पढ़ाई हो, तो उन्होंने बताया कि वो मल्टी लेवल मार्केटिंग कराते हैं और हर कोई बुराई कर रहा है। उनका कोर्स जिसने भी लिया है सब बुराई कर रहे हैं। और उससे मुझे भी एक सिनेरियो याद आया। देयर वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट जो विवेक बिंद्रा सर का ये कोर्स कर रहा था। और आई रिमेंबर उसके वर्ड्स मेरे को अभी भी याद है कि सर ये कोर्स सर कैन चेंज योर लाइफ। वो आपको पूरा वेंचर के नुआंसेस सिखा देता है वो विवेक। और वो मतलब जो फॉलो करते हैं वो इस तरीके से फॉलो करते हैं कि दे अटेंड देयर एवरी सेशन। कहीं नेटवर्क कहीं भी जा रहे होते हैं, कोई भी इवेंट होता है ना, उसमें वो पैसे दे के जाते हैं। आपको मालूम है कितना दे आर चार्जिंग ह्यूज अमाउंट। पब्लिक कितनी वेल्दी है। तो उस टाइम पे तो उनके शो पे आए थे वो विवेक बिंद्रा। नहीं, आई थिंक नॉलेज ऑडियंस ऑडियंस की बातों से शायद पता लगा है उन्हें भी। या तो पता नहीं था, या दूसरी चीज बाकी इंटरनेट की दुनिया में कुछ नहीं पता, क्या कौन क्या पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन अपने व्यूज के लिए कर रहा है, कुछ नहीं पता। बट हाँ, ऐसे तो तुम विवेक बिंद्रा की अगर बात करो तो बड़े बड़े चेहरे हैं। वो अवध ओझा सर, वो 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 या जया किशोरी की बात कर लो, उनका बड़ा बिजनेस वाला जो वो है। हाँ, दिव्य की। तो दे आर सम जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं। भैया ओझा सर की बकीती के बहुत फॉलोअर्स हैं। आपको क्या लग रहा है रणवीर अलाहाबादिया के पास? सारी वायरल होती है, कोई वो पढ़ाने वाला कोई तो हाँ सर। चलो खान सर तो अलग बात है। खान सर का तो फिर भी नॉलेज उन्होंने शो किया है, वो क्लिप क्लिप डालते रहते हैं, वीडियो मैंने भी देखे खान सर। बट ओझा सर की तो बकीती से, और वो भी हाई लेवल की करते हैं आगे चीज। तो वही बात है कि चीजें सारी की सारी ना रोल प्ले करती है कैश फ्लो और डिस्काउंट रेट के। क्या आप कमाओगे, क्या प्रोजेक्ट में आपको कुछ भी लाइफ में डिसीजन लेना ना, अपनी एक्सपेक्टेशंस को हमेशा ध्यान रखो। अगर कोई भी चीज आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पा रही है, तब आपको वो करने में कोई फायदा नहीं है। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है किसी चीज से, वो चीज फुलफिल करे तो उसको आपको करना चाहिए। तो प्रोजेक्ट में भी वही बात है, हमें आपको पढ़ना भी यही है कि एक प्रोजेक्ट क्या कैश के इनफ्लो आउटफ्लो जनरेट करके देगा, और क्या वो इनफ्लो आउटफ्लो इस डिस्काउंट रेट को, इस एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी में अब मैं कैश फ्लो रिलेटेड आपको पहला कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। आज सिर्फ यही कंसेप्ट थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा। कैश फ्लो का एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, छोटा मोटा है वो, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, उस पर भी बातें करेंगे। बट आज एक सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट देखते हैं। हेडिंग बनाओ अपने, रिलेवेंट कैश फ्लो। रिलेवेंट कैश फ्लो, देखो डिसीजन, हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं डिसीजन लेना। हम सीख रहे हैं एक लॉन्ग टर्म डिसीजन कैसे लिया जाए, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन अच्छे से अच्छा कैसे लिया जाए। तो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन को लेने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? दो चीज कौन कौन सी चाहिए? कैश फ्लो और डिस्काउंट रेट। ये बात सबको समझ आती है? तो कैश फ्लो कौन से, क्या सारे कैश फ्लो इनफ्लो आउटफ्लो रेलिवेंट है या कुछ स्पेसिफिक रेलिवेंट है? तो यहाँ पे थोड़ी गाइडेंस है। कहता है डिसीजन मेकिंग में हर कैश फ्लो इंपॉर्टेंट नहीं होता।
सारे कैश फ्लो रेलिवेंट नहीं होते, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक कैश फ्लो जो डिसीजन मेकिंग में रेलिवेंट होते हैं। उसको 5 हेडिंग में डिवाइड किया, पहले नोट कर लो 5 हेडिंग, फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ। पहला है संक संक कॉस्ट या संक कैश फ्लो। दूसरा कहलाता है कमिटेड कमिटेड का कॉस्ट या कमिटेड कैश फ्लो, कुछ भी कह सकते हो। तीसरा कहलाता है नॉन कैश। चौथा आपका हुआ बचा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और फाइनली इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। कहता है कोई कैश फ्लो रेलिवेंट है, इररिलेवेंट है, उसके लिए ये 5 चीजें देखिए, इन्हीं 5 चीजों के बेसिस पे यू कैन डिसाइड वेदर कैश फ्लो इज रेलिवेंट और नॉट। सबसे पहले कहता है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब ऐसा खर्चा जो हो चुका है। अगर कोई खर्चा आपका ऑलरेडी इनकर हो चुका है डिसीजन लेने से पहले, आपका पैसा जा चुका है, वो ऑलरेडी हो चुका है, वो आपके डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट हुआ, इररिलेवेंट हुआ? Irrelevant। देखो, इमोशनल बैगेज कैरी नहीं करना है। मान लो आप ये डिसाइड कर रहे हो कि एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट की R&D में आपने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए और अब आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए मजबूर हो क्या? व्हाइल टेकिंग डिसीजन कि मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करूं या ना करूं, क्या जो अभी तक 10 लाख खर्च करे वो मैटर करते हैं? नहीं करता। भाई वो तो संक है, वो जा चुका है। जो जा चुका है उसके पास्ट के बेस पे अपने फ्यूचर के डिसीजंस को इम्पैक्ट मत करो। तो लाइफ का भी यही फंडा है। अपन कई बार ऐसा करते हैं कि इमीडिएट चीजों को भूल जाते हैं पास्ट कॉस्ट के चक्कर से। अगर आपने एक मूवी का टिकट बुक कराया और मूवी का टिकट मान लो आपका 5000 का मूवी का टिकट हुआ, आपने एडवांस में बुकिंग करा दिया, पैसा आपका चला गया। जब आप मूवी देखने जा रहे हैं, जिस दिन आप मूवी देखने जा रहे हैं, उस दिन यू हैव टू डिसाइड कि भाई मैं मूवी देखने जाऊं या ना जाऊं। आपके पास कोई भी ऑल्टरनेटिव काम आता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस 5000 की वजह से मूवी देखने जाएंगे। आप ये देखोगे कि वहां पे जाने से मुझे कुछ फायदा मिलता है, विल आई गेट एनी एंटरटेनमेंट और देयर इज एनी अदर वर्क व्हिच आई हैव टू कंप्लीट व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट एंटरटेनमेंट, देन आई विल गो फॉर दैट वर्क। इट डजंट मीन कि यू हैव इनकर्ड दैट 5000 दैट्स व्हाई यू हैव टू गो। भाई वो तो रिकवर नहीं होने, आप चाहे जाओ या ना जाओ, 5000 तो आपकी सunk कॉस्ट हो चुकी है। तो जो डिसीजन लेने से पहले जितना भी आप फीजिबिलिटी स्टडी करते हो, टेक्निकल स्टडी करते हो, R&D करते हो, वो सारा खर्चा इररिलेवेंट होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। आप आपने मान लो एक काउंसलर के पास गए, अभी 12th पास करके आजकल काउंसलर का ट्रेंड चल रहा है। बच्चे काउंसलिंग के पैसे देते हैं और करियर के बारे में अपॉर्चुनिटीज के लिए जानते हैं। अगेन इट्स अ डिफीट ऑफ स्कूलिंग, एजुकेशन में जो बच्चों को ढंग से बता नहीं रहे हो, इसके लिए भी उन्हें दे हैव टू गो फॉर सम काउंसलर जिनकी खुद की काउंसलिंग नहीं हो रखी। तो मान लो आपने 5000 रुपीज उनको दिया, तो उन्होंने आपको चलो कोर्स के नाम बताए कई सारे, ACCA, CMA, CPA, CFA, इंडिया के कोर्सेज बताए, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोर्सेज बताए, आपको 20 कोर्सेज उन्होंने बताए। लेकिन उनको बेचना तो वही है जहाँ पे उनकी कमीशन है। तो उन्होंने 20 कोर्स बताए और अल्टीमेटली उन्होंने आपको ACCA को पिच आउट किया। सारे कोर्सेज बताए बट आपको कहा कि आपके लिए ACCA ही ठीक है, यही आपकी जिंदगी चेंज कर देगा, आपको अंबानी बना देगा। तो बात समझो कि अगर आपने 5000 एक्सपेंस कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि यू हैव टू ऑप्ट फॉर ACCA। काउंसलिंग इज अ सunk कॉस्ट। व्हेन यू हैव टू टेक द डिसीजन, इट्स स्टिल हाँ नॉलेज है आपके पास, बट वो फ्यूचर आउटकम पे ही डिपेंड करना चाहिए। भाई हर कोर्स का एक्सपेंस डिफरेंट है, हर कोर्स की डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट है, हर कोर्स का पासिंग रेट डिफरेंट है, हर कोर्स में आपकी अर्निंग डिफरेंट है। तो वो सबको देखते हुए यू विल स्टिल हैव टू मेक द डिसीजन ऑन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। तो सunk कॉस्ट का मतलब अगर कोई भी पैसा आपका पुराना है तो वो डिसीजन मेकिंग में क्या है? इररिलेवेंट। अच्छा, कमिटेड कॉस्ट दूसरा आता है। कमिटेड कमिटेड का मतलब होता है कि वी आर कमिटेड टू डू समथिंग। ऐसा भी गया नहीं है, जाएगा बट जाना पक्का है, जिसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। बताओ रेलिवेंट इररिलेवेंट? क्यों इररिलेवेंट? कमिटेड का मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा पैसा है, आप डिसीजन लो या ना लो तो भी जाना ही जाना है। तो ये आपका खर्चा थोड़ी हुआ। और देखो एक बात समझना, आप मूवी देखने जाओ या ना जाओ, आपको लेट्स से वहां पे फूड के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। आपने कमिट कर रखा है वहाँ पे कि फूड के चार्जेस मैं पे करूंगा करूंगा। किसी रेस्टोरेंट में आपने मान लो बुकिंग करा रखी है कि आप मूवी के बाद वहाँ पे खाना खाने जाओगे, तो वहाँ के आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। आप उनको कमिटमेंट कर चुके हो, चाहे आप जाओ या ना जाओ। आप मूवी देखने गए या नहीं गए, क्या ये मूवी ना देखने की या देखने की कॉस्ट है? वो फूड चार्जेस मूवी की कॉस्ट है कहीं भी तरीके से। आप नहीं भी जाओगे तो भी आपको वो पैसा देना है, जाओगे तो भी आपको वो पैसा देना है। तो क्या आप कह सकते हो कि मूवी जाने ना जाने के डिसीजन में कमिटेड कॉस्ट का रेलिवेंस है? कुछ भी रेलिवेंस नहीं। वो पैसा तो आपका जाने ही जाना है।
इसका बिजनेस एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, तो आपका एक परमानेंट लेबर है जिसको आपको हर महीने सैलरी देना ही देना है। वो काम हो ना हो उसको सैलरी आप देते ही देते हो। मान लो उसको आप 20,000 रुपए महीने सैलरी देते हो, चाहे आपके पास काम है या नहीं है। अब एक बात बताओ, आपके पास एक नया काम आया, उस काम उस काम को आप एक्सेप्ट करोगे तो आप ये कह सकते हो कि उस काम को एक्सेप्ट करने से मेरे 20,000 की कॉस्ट आ रही है। मान लो मेरे पास कोई काम आता है, तो मैं कह सकता हूँ कि उस काम को मैंने उस एम्प्लॉय को दे दिया। काम आया मेरे पास, मैंने उस एम्प्लॉय को करने के लिए दे दिया। तो क्या मैं उस काम के लिए कह सकता हूँ फॉर दैट वर्क आई हैव टू पे 20,000 टू माय एम्प्लॉय? नहीं। मेरा एम्प्लॉय अगर काम पे आए या ना आए, मेरा तो खर्चा होना ही होना। मतलब वो काम मेरे पास आता नहीं आता, मेरा वो काम की कॉस्ट 20,000 नहीं है, वो 20,000 तो मेरी कॉस्ट है, कमिटेड कॉस्ट है। तो कमिटेड कॉस्ट भी क्या होती है? Irrelevant। और लाइफ का भी यही फंडा, अगर लाइफ से लिंक करें, जो चीज होनी ही होनी है उसकी वरी नहीं करनी। जो आपके कंट्रोल में है ना, उस चीज का वरी किया करो लाइफ में। हुआ नहीं है, होगा, ठीक है, होगा ही होगा। भाई डेथ है, एक लाइफ में डेथ है। लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, बट जब आना है व्हाई यू हैव टू वरी अबाउट इट? कमिटेड है वो। सबको, कोई भी नहीं बच पाया। भाई अंबानी जी बच जाएंगे, 5,000 करोड़ रुपए भी लगा देंगे तो भी ये हमराज को नहीं समझ आता। तो कमिटेड। दूसरा, नॉन कैश। नॉन कैश का मतलब देखो, अभी तक डिस्कशन में मैं बार बार कह रहा था कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो, बट मैंने कहीं प्रॉफिट नहीं बोला। एक बात समझ लेना, फाइनेंस में हम प्रॉफिट नहीं देखते, कैश फ्लोज देखते हैं। तो कोई भी खर्चा जो कैश में नहीं है, वो खर्चा रिलेवेंट नहीं होता। इसका एक एग्जांपल हुआ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप प्रॉफिट में तो कंसीडर करते हो, अकाउंट्स में प्रॉफिट निकालते वक्त, बट रियलिटी में डेप्रिसिएशन क्या कैश एक्सपेंस होता है? आप सबने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। क्लियर कितना है वो मुझे नहीं पता, वो बात कर लेंगे धीरे, बट डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। क्यों नॉन कैश होता है? क्योंकि पैसा किसी को नहीं देना होता। आप अपने एसेट की वैल्यू को धीरे धीरे जो गिर रही है उसको एलोकेट कर रहे हो। तो क्या वो हमारा रियल में खर्चा है? अच्छा, फाइनेंस में प्रॉफिट क्यों नहीं देखते? क्योंकि प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड। प्रॉफिट इज सब्जेक्टिव। आप प्रॉफिट में अपने हिसाब से डिप्रिसिएशन लगा सकते हो, प्रॉफिट में आप अपने हिसाब से प्रोविजन बना के डाल सकते हो, प्रॉफिट में एस्टिमेट्स होते हैं, बट कैश फ्लो को इज नॉट इजी टू मैनिपुलेट द कैश। इस वजह से फाइनेंस में कैश फ्लो देखा जाता है, और नॉन कैश अगर कुछ है, डिप्रिसिएशन, प्रोविजन ऐसे करके कुछ नॉन कैश है, तो उसको क्या करना है? इग्नोर करना। नॉन कैश का एग्जांपल क्या हो गया? डिप्रिसिएशन। अपनी लाइफ से लिंक करो, तो इसके लिए मैं आपको एक ही चीजें समझाऊंगा, हाइपोथेटिकल थिंग्स। वी वरी, हम कई बार कई ऐसी चीजों की वरी करते हैं जिनका फियर रियल नहीं होता। भाई डेप्रिसिएशन रियल में खर्चा है ही नहीं, आप उसको खर्चा मानोगे तो फालतू का स्ट्रेस कर रहे हो। कई बार होता है ना, अपन वी थिंक वेरी नेगेटिव कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और रियलिटी में तो शायद वो चीजें पॉसिबल ही नहीं है जितना आप एक्सट्रीम सोच रहे हो। तो वाइल टेकिंग डिसीजन, आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेरे को उन चीजों का स्ट्रेस नहीं लेना है जो चीजें होनी नहीं है। मेरे माइंड में क्रिएटेड फियर है, तो नॉन कैश। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंक्रीमेंटल। आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है क्या होती है बच्चों? क्या? देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कॉल। बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कॉल। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बेस्ट नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कॉल। क्या ये रेलिवेंट होता है या इररिलेवेंट होता है डिसीजन के लिए? ये रेलिवेंट है। भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो रेलिवेंट होगी। अगर हम 100 रुपए का पिज्जा ले सकते थे, या 100 रुपए का बर्गर ले सकते थे, तो जो भी हम चूज करेंगे वो एटलीस्ट पुराने वाले से बेटर होना चाहिए। ये तो हम कंपेयर करेंगे ना डिसीजन लेते वक्त। भाई आपके पास ऑप्शन है कैटरीना, ऐश्वर्या, और कौन है एक्ट्रेस आजकल? तो साउथ इंडियन चल रही है ज्यादा। वो अपनी फेवरेट बता रहा है। ये देखो नए नए नाम। मान लो वो आलिया, आलिया भट्ट। हालांकि तीनों ही मैरिड है अब तो। कैटरीना, ऐश्वर्या और आलिया है। तो भाई सलमान खान को, विकी कौशल को सोचना पड़ेगा ना कि किसको चूज करें। क्या आप एक को चूज करते हो? हालांकि आजकल तो ये भी है कि ऑप्शन खत्म नहीं होते, तीनों ऑप्शन एक साथ भी रहते हैं आजकल। बट हम
सिंपलिस्टिक अपने पढ़ाई से रिलेटेड समझ रहे हैं कि मान लो एक को आप सेलेक्ट करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक को सेलेक्ट करके बाकी सारे रिजेक्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेलिवेंस बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिकल बिजनेस एग्जांपल से अगर बात करें तो लेट्स से आपको 2 घंटा 1 घंटा आप देखो कितना अर्न करते हो। मान लो आप 1 घंटे का 5,000 रुपीज अर्न करते हो। कोई जना आता है आपसे और कहता है मेरे को आपके टाइम के 2 घंटे चाहिए, तो आप 2 घंटे का कितना चार्ज करोगे? 10,000 ना। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखा ना आपने कि भाई आप एसीसीए कर रहे हो, एसीसीए कर रहे हो, एसीसीए ना करके कुछ और करते तो उससे तो बेटर होना चाहिए ना एसीसीए, तो उससे ज्यादा बेटर आउटकम देना चाहिए आपके टाइम का। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज रेलिवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। उसके बाद क्या आता है? इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो की बात करें तो ये वो खर्चा है जो डिसीजन लेने से होगा वरना नहीं। मतलब इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, अगर आप कोई काम करोगे तभी ये एक्सपेंस होगा वरना नहीं होगा। मतलब मान लो मैं मूवी देखने जाऊंगा तो मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना है, वरना आप क्लास लेने आओगे तब आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना, नहीं आओगे तो नहीं करना। तो ये क्या हो गया? इंक्रीमेंटल। तो दैट इज ऑल्सो ऑलवेज वेटेज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो डायरेक्टली खर्चे की डिसीजन की कॉस्ट होगी। आप एसीसी करोगे तो एसीसी का खर्चा होगा वरना नहीं होगा। तो वो जो खर्चा है जो एसीसी के डिसीजन लेने से होने वाला है वो सारा क्या है? तो ये भी क्या होता है हमारा? रेलिवेंट। तो पहले 3 हमारे इररिलेवेंट होते हैं बच्चों, और लास्ट के 2 क्या है हमारे? सॉरी, पहले 3 इररिलेवेंट, लास्ट के 2 रेलिवेंट। ध्यान रखना इसको। एक नोट डाल लो अपने पास। एलोकेटेड, एब्जॉर्ब, और अपोर्शन ओवरहेड्स आर ऑलवेज इररिलेवेंट। ये क्या होंगे? हमेशा इररिलेवेंट। और दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन डेट इज ऑल्सो इररिलेवेंट। ये वाला पॉइंट अभी समझेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन डेट वाला भी। पहले लिख लो इन 2 पॉइंट्स को। Allocated, absorbed, apportioned overheads are always irrelevant. Interest on debt is also irrelevant. हालांकि मेजरली आपका रेलिवेंट कैश फ्लो का कंसेप्ट इतना ही है। ये रेलिवेंट कैश फ्लो का आपको पीएम में भी काम आता है, सेम कंसेप्ट है। पीएम में तो पूरा चैप्टर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है रेलिवेंट कैश फ्लो से। एफएम में तो बहुत कम है रेलिवेंट कैश फ्लो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट में तो रेलिवेंट कैश फ्लो बहुत ज्यादा डिटेल है। तो क्या कहता है ये? कहता है कि अगर आपकी कोई संक कॉस्ट है, कोई कॉस्ट ऐसी जो आप इनकर कर चुके हो, इट इज नॉट रेलिवेंट। अगर आपका कोई कमिटेड कॉस्ट है, पैसा आपका फ्यूचर में लगने वाला है, कमिटेड है, तो वो आपके लिए क्या है? इररिलेवेंट। नॉन कैश, अगर खर्चा आपका कैश में नहीं हो रहा है तो वो भी क्या है? इररिलेवेंट। तो सर रेलिवेंट क्या है? सब इररिलेवेंट है क्या डिसीजन लेते वक्त? सिर्फ इररिलेवेंट चीजें ही है, रेलिवेंट चीजें नहीं है। नो, आपको लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना है तो पास्ट को मत देखो, जो चीजें होने वाली हैं उसको मत देखो, अनइमेजिनरी चीजों को मत देखो, अन हाइपोथेटिकल चीजें मत बनाओ। तो क्या देखें सर? तो देखो अपॉर्चुनिटी, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लाइफ में आप ये डिसाइड कर रहे हो कि भाई मेरे को कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, क्या करना है, कौन सी जॉब करनी है, हर जगह क्या देखते हो आप? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और कोई भी काम करने से, मैं ये जॉब, अगर ये इंटरव्यू मैं ईएनवाई में चला जाऊं या पीडब्ल्यूसी में या मैं बेंस में काम करूं तो मुझे क्या इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो आउटफ्लो? कई बार आप ये भी तो देखते हो कि मैं गुड़गांव और नोएडा में से नोएडा में ही जॉब करूंगा, गुड़गांव में ले आना जाना फीजिबल नहीं है। तो वो सब चीजें डिसीजन आप किस बेसिस पे लेते हो? अपॉर्चुनिटी और इंक्रीमेंट। उसका मैंने नोट में क्या लिखा है? तो मैंने नोट में लिखा एलोकेटेड, एब्जॉर्ब, अपोर्शन, ओवरहेड आर ऑलवेज इररिलेवेंट। अब ये वाला पॉइंट ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों को नहीं पता वो समझ लो ध्यान से इसको। इसका सिनेरियो क्या रहता है? कुछ खर्चे ना हम ना एलोकेट करते हैं डिपार्टमेंट पे। मान लो हमारा एक हेड ऑफिस है जिसका खर्चा है 9 लाख, और हम 2 डिपार्टमेंट है हमारे पास, यानी 2 फैक्ट्री है, ऐसा मान के चलो, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2। अच्छा, ये हेड ऑफिस का खर्चा, अल्टीमेटली हेड ऑफिस का खर्चा भी कौन बियर करेगा? फैक्ट्री बियर करेगी। हेड ऑफिस का क्या काम होता है? सर्विस देने का। तो फैक्ट्री 1 को कितना मिलेगा अगर इक्वल इक्वल बांटे तो? 4,50,000। 4,50,000। अब एक बात देखना, हम प्लान कर रहे हैं फैक्ट्री 3 को ओपन करने का। मैंने अपने मैनेजर से बोला कि हम एक और नई फैक्ट्री खोलने वाले हैं मैनेजर, तो मुझे फैक्ट्री 3 की कॉस्ट बताओ, इस फैक्ट्री को ओपन करने में कितना खर्चा आएगा? तो वो मैनेजर मुझे कहता है कि सर हेड ऑफिस का खर्चा 9 लाख का पहले 2 जनों में बढ़ता था, तो कितनों में बटेगा? 3 में। तो अब जब 3 फैक्ट्री हो जाएंगे तो तीनों पे बांट दो।
तो ये कहता है फैक्ट्री 3 का खर्चा है 3 लाख, फैक्ट्री 3 को ओपन करने का खर्चा है 3 लाख। क्या ये सही है? नहीं। अरे अकाउंटिंग में बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग बात है। आपने चीजों को, खर्चे को एलोकेट करा, ठीक है, फैक्ट्री 3 की अर्निंग से वो खर्चा पेट आउट हो सकता है, बट आप फैक्ट्री 3 को ओपन करो ना करो, टोटल खर्चा तो 9 लाख ही रहेगा। अंडरस्टैंड? जो खर्चा टोटलिटी में चेंज नहीं हो रहा वो हमारे लिए क्या है, कमिटेड है या सक है? भाई ये 9 लाख तो होने ही होने हैं, चाहे फैक्ट्री 3 ओपन हो या ना हो। आपके डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से अगर आपने खर्चा मान लिया तो आपने फाइनेंस नहीं समझा है, ये तो अकाउंटिंग हो गई। हाँ, अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से ठीक हो कि हर किसी को शेयर मिलना चाहिए। अगर 3 कंपनियां तो तीनों को शेयर मिलना चाहिए, बट आपको ये बात भी तो जाननी है कि हम अभी डिसीजन क्या ले रहे हैं, वेदर टू ओपन फैक्ट्री 3 और नॉट। अब इस डिसीजन में ये 3 लाख रेलिवेंट है, रेलिवेंट है, क्योंकि ये 3 लाख तो फैक्ट्री 3 को हो या ना हो दोनों केस में ही होगा। क्या कहते हैं, इनडिफरेंट। ये 3 लाख क्या है, इनडिफरेंट। सर हाँ, सर जब फैक्ट्री 3 ओपन करेंगे तो उसमें तो 3 लाख उसके कॉस्ट में तो ऐड होगा ना, क्योंकि ये हेड ऑफिस का खर्चा तो उसके पास जाएगा ही, सर्विस से फिर इधर। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि फैक्ट्री 3 की कॉस्ट निकालो या फैक्ट्री 3 की कॉस्टिंग निकालो। मैं अब ये नहीं पढ़ रहे कि फैक्ट्री 3 की कॉस्ट, जब हम कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे एज पर अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव तो फैक्ट्री 3 का कितना कॉस्ट आएगा, अकाउंटिंग नहीं। यहाँ पे एक डिसीजन हम ये ले रहे हैं कि फैक्ट्री 3 के लिए रिलेवेंट कैश फ्लो इनफ्लो क्या है, जो फैक्ट्री 3 की वजह से इनकर हो रहे हो। जब आप डिसीजन लेते हो तो ये 3 लाख रेलिवेंट नहीं है, अकाउंट्स में जरूर रेलिवेंट है। अकाउंटिंग तो ये कहता है कि बराबर एलोकेट करो सब पे खर्चा, तो आप 3 लाख पे खर्चा एलोकेट करो, बट रियल में तो वो खर्चा फैक्ट्री 3 का नहीं है ना। आप फॉर एग्जाम्पल, आप एक बात बताओ, इस फैक्ट्री 3 को ओपन करने से मैं 5 लाख रुपए कमाऊंगा, मेरी बात समझ, सॉरी 2 लाख रुपए कमाऊंगा, मेरी बात समझ, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। इस करके 2 लाख रुपए कमाऊंगा, एक सिंपल कॉमन सेंस से आंसर करना, इस फैक्ट्री 3 को ओपन करके मैं 2 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, और आपका मैनेजर आके कहे कि फैक्ट्री 3 का खर्चा है 3 लाख, आप ये फैक्ट्री खोलोगे या नहीं खोलोगे? नहीं खोलोगे। बट रियलिटी बताओ, ये फैक्ट्री खोलनी चाहिए नहीं खोलनी चाहिए? क्यों? क्योंकि वो टोटल में है थोड़ा। अरे आप फैक्ट्री 3 को ओपन करोगे तो आपका खर्चा 9 लाख माइनस 2 लाख 7 लाख हो रहा है रियलिटी में। आपको ये 3 लाख का खर्चा तो बिना इसके ओपन करने से भी हो रहा था, तो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं निकल के आ पाएगी ना। अगर आप ये बात समझो कि इस फैक्ट्री 3 को मैं ओपन नहीं करता, आपने एक फैक्ट्री है उसको रिजेक्ट कर दिया ये सोच के कि इस फैक्ट्री के आने से वो खर्चा है, ये तो फिक्स कॉस्ट है। तो फैक्ट्री के ओपन करने से तो आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ी नहीं, तो 9 लाख तो आपकी कॉस्ट हमेशा रहनी रहनी है। हाँ, बट वो फैक्ट्री 3 की 2 लाख की कमाई एटलीस्ट आपको कुछ तो फायदा देती है, वो आपने लूज कर। आपको तो फ्री की इनकम आ रही थी ना, बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करे। हाँ, अगर क्वेश्चन कहे कि फैक्ट्री 3 को ओपन करने से 9 की लगा, 9 की जगह खर्चा हो जाएगा 10 लाख, अब 1 लाख क्या है, रेलेवेंट। तब वो फैक्ट्री 3 की कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री 3 से कम 1 लाख रुपए से ज्यादा मैं कमाऊं तब उसको ओपन करने का फायदा है, वरना यहाँ तो कोई कॉस्ट ही नहीं है इसकी। सर अगर वो जो 1 लाख है तो फिर वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो जाएगी। बिल्कुल इंक्रीमेंटल हो जाएगी, ठीक कहा। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बात करें, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रेलेवेंट कैश फ्लो का रखा है। बस आज के लिए इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इतना ही रखेंगे, कल थोड़ा सा और चीजें डिस्कस करेंगे। A manufacturing company is considering the production of a new type of widget. Each widget will take 2 hours to make. इसको अभी रहने दो, एक सेकंड, इस वाले क्वेश्चन को पहले करो, वो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, पहले करो। A company is evaluating a proposed expenditure on an item of equipment that would cost 160. अब बारी बारी ना हर कैश फ्लो के लिए बताना कौन सा रेलिवेंट है कौन सा इररेलेवेंट। 160 इज रेलिवेंट और इररेलेवेंट, मुझे बताओ। यू हैव टू ट्राई, नाउ इट्स योर टाइम। अभी पुराने में तो कोई डाउट नहीं है ना, रेलिवेंट कैश फ्लो सबको समझ आता है। समरी में मैंने बातें चाहे कितना भी टाइम लगाया हो, अल्टीमेटली 5 चीजें रिवीजन के वक्त ध्यान रखनी है कि सर ने बताया संक कॉस्ट, कमिटेड कॉस्ट, नॉन कैश, इररेलेवेंट है, रेलिवेंट क्या है, इंक्रीमेंटल और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक नोट लिखवाया, अच्छा दूसरा पॉइंट अभी समझाया नहीं है, वो बाद में समझा दूंगा। डिस्काउंट रेट से रिलेटेड पॉइंट है, बेसिकली वो डिस्काउंट रेट में इनकॉर्पोरेट ऑलरेडी हो जाता है, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन डेट को कंसीडर नहीं करते हैं, वरना डबल डिडक्शन हो जाएगा, बट वो हम बाद में डिटेल में समझाऊंगा। अभी के लिए दूसरा, अगर कोई भी खर्चा, एग्जिस्टिंग खर्चा नए प्रोजेक्ट पे बांटा जाता है, उसका शेयर दिया जाता है,
तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो उस प्रोजेक्ट का खर्चा है, वो तो एक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये 160 बताओ बच्चों, क्या लगता है कि 160 रेलिवेंट है या रेलिवेंट? इररेलिवेंट कौन कौन है? क्या लग रहा है मतलब? इररेलिवेंट सर। इररेलिवेंट, तुम्हें भी इररेलिवेंट लगता है? नहीं। देखो, जो बच्चे इसको इररेलिवेंट कह रहे हैं ना, उनका ना उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं। रेलिवेंट है ये। क्या दिक्कत हो गया? द कंपनी इज इवैल्यूएटिंग अ प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑन आइटम ऑफ इक्विपमेंट। एक बार बताओ, मुझे 1,60,000 का खर्चा मैं कर चुका हूं या नहीं करा है? संग तो नहीं है। अच्छा, कमिटेड मेरा करना पक्का है या नहीं है? भाई, अगर मैं प्रोजेक्ट करूंगा तभी तो मशीन खरीदूंगा। मान लो मेरे को एसी से करने के लिए लैपटॉप चाहिए, तो मैं एसी से करूंगा तो लैपटॉप खरीदूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं खरीदूंगा। अभी तक नहीं था, आगे भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 160 आपका कमिटेड कॉस्ट हो गया। कई बच्चे समझते हैं कि 160 होना ही होना है। नहीं, अ कंपनी इज इवैल्यूएटिंग अ प्रपोज्ड। प्रपोज्ड का मतलब समझते हो? प्रपोज आपको किया है किसी ने प्रपोज? नहीं किया तो नहीं समझते। तो कंपनी इज इवैल्यूएटिंग अ प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। भाई आपने तो किया होगा किसी को, आपने नहीं किया तो आ रहा है फरवरी। भाई अटेम्प्ट निकले ना निकले, 14 फरवरी मनाना बहुत जरूरी है। नहीं, वो भी तो लाइफ का बहुत जरूरी पार्ट है। कंपनी इज इवैल्यूएटिंग proposed expenditure on an item of equipment which would cost $160,000। अरे भाई, प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर को देखो, प्रपोज वर्ड से पता लगता है कि अभी हुआ नहीं है, और होना क्या पक्का है नहीं। वो तो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड है? प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और प्रोजेक्ट को तो अभी अपन ने डिसाइड ही नहीं किया कि करेंगे नहीं करेंगे। तो प्रोजेक्ट करूंगा तो 160 तो रेलिवेंट हो गया। अगला पटा, अब देखो इसी से अब यहाँ पे गलती कोई नहीं करेगा। बताओ 15,000 रेलिवेंट है रेलिवेंट? सर इररिलेवेंट। irrelevant irrelevant हाँ बच्चों, बिल्कुल टेक्निकल feasibility study has been carried out by consultant at a cost of 15,000 into benefit from investing in the equipment। क्या मतलब है सर इस बात का कि यार मैंने 15,000 रुपए खर्च कर दिए और फिर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया 14 फरवरी को। तो अब क्या कर सकते हैं? जो खर्चा हो गया वो क्या हो गया? संक। जितनी भी आपने स्टडी करी वो सब संक हो गया। प्लीज, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द इक्विपमेंट वुड हैव अ लाइफ ऑफ 4 ईयर एनुअल प्रॉफिट। इस प्रोडक्ट को करूंगा तो हर साल कितना कमाऊंगा? इस साल बिजनेस करूंगा तो हर साल 8,000 कमाऊंगा। 8,000 रेलिवेंट इररेलिवेंट? 8,000 रेलिवेंट इररेलिवेंट? करूंगा तो कमाऊंगा वरना नहीं कमाऊंगा। रेलिवेंट इररेलिवेंट? हाँ, relevant क्या पता यार, ये तो मैं तो आपको क्लियर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोजेक्ट कमाऊंगा तो होगा और नहीं होगा तो इसका तो साफ मेरे अंदर से कोर कह रहा है कि रेलिवेंट है, फिर भी आप कह रहे हो इररेलिवेंट। अपॉर्चुनिटी इंक्रीमेंटल प्रॉफिट हाँ प्रॉफिट प्रॉफिट रिलेवेंट है, कैश फ्लो रिलेवेंट है। तो समझो, ये जानबूझ के ये गलती मैं आपसे करा रहा हूँ, हर बच्चे से होती है। तो मुझे पता है कहाँ पे क्या गलतियां करोगे, तो वही चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने कंसेप्ट पढ़ा, ऐसा नहीं मैं कुछ नया बता रहा हूँ, इसलिए तो आपको कहता हूँ साथ साथ पढ़ा करो। अब क्या, अभी तक अपन ने कितनी भी देर बोला वो वन मैन शो था, मैं बोला जा रहा था। बट जैसे ही मैंने क्वेश्चन ओपन किया आप लोग अप्लाई करने लगे, गलतियां करने लगे, तो यही तो सीखते हो। यही चीजें तो आपको अपने एग्जाम में कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। फिर आप लास्ट के 10 दिन में 15 दिन में अगर मुझे कहोगे सर आई एम फीलिंग एंग्जाइटी या वो नहीं हो रहा, उसका कुछ नहीं हो सकता। आई एम थिंकिंग अबाउट कि मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एसी सेज फॉर मी और ये एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस के मैं आंसर क्या करूं इस बात पे? तो 4 इयर्स एनुअल प्रॉफिट वुड बी 8,000। आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रॉफिट नहीं कैश फ्लो लेते हैं। आफ्टर डिडक्टिंग एनुअल डेप्रिसिएशन 40,000 रेलेवेंट इररेलेवेंट? एनुअल चार्ज ऑफ 25,000 शेयर फॉर एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी रेलेवेंट? भाई ये तीनों मैंने बताया। डेप्रिसिएशन इमेजिनरी खर्चा है, होता ही नहीं रियल में। शेयर, आप फिक्स कॉस्ट कंपनी की एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट को बांट दोगे तो भैया वो फिक्स कॉस्ट तो उसके ना होने से भी होनी है। अच्छा, बट यहाँ पे ना प्रॉफिट दिया है, कैश फ्लो निकालना हो तो निकाल सकते हो। प्रॉफिट से कैश फ्लो कैसे निकलेगा? by adding back depreciation प्लस डेप्रिसिएशन। देखो बच्चा कह रहा है बाय एडिंग बैक द डेप्रिसिएशन। गुड। ये देखो एक बात समझना, आपको मालूम है प्रॉफिट में से आप प्रॉफिट कैसे आता है? रेवेन्यू, आप अपनी रेवेन्यू लेते हो, उसमें से खर्चे माइनस करते हो। जो एक्सपेंस है वो कई तरीके के होते हैं, डेप्रिसिएशन भी आपका एक्सपेंस है। अच्छा, जो फिक्स कॉस्ट का शेयर है ये भी माइनस किया होगा आपने। अभी जैसे बच्चा मुझसे क्वेश्चन डाउट पूछा था कि सर ये फिक्स कॉस्ट भी कॉस्ट होती है, तो भाई प्रॉफिट निकालते वक्त तो कॉस्ट होती है ना, ये फिक्स कॉस्ट भी। तो इसने इसमें ये डेप्रिसिएशन 40,000 का डेप्रिसिएशन भी माइनस किया होगा, 25,000 की फिक्स कॉस्ट। तो इससे इसका क्या होगा? 8,000 का प्रॉफिट। मुझे कैश फ्लो पे जाना है तो मुझे इन दोनों को क्या करना होगा? ये कंफ्यूज मत हो प्लीज। कई बच्चे समझ नहीं पाते सर क्या कर रहे हो आप।
मैं प्रॉफिट जैसे अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो और प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना हो तो टैक्स ऐड करते हो, वैसे ही यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, आगे की चीज दी हुई है, आपको तो पीछे जाना है। कैश फ्लो 2 खर्चे ऐसे माइनस हो रखे हैं जो गलत हैं। तभी तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है थोड़ा बहुत किसी ने? कभी तो लाइफ में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। 11th में, 12th में या F3 में, FA में या F7 में थोड़ा बहुत भी अगर आपने कैश फ्लो पढ़ा होगा तो वहां आप क्या करते हो? प्रॉफिट को लेके डेप्रिसिएशन क्या करते हो उसमें? ऐड बैक। भाई माइनस क्यों कर दोगे? माइनस तो ऑलरेडी हो रखा होता है। तो 8,000 में वापस ये 2 ऐड कर दूंगा तो मैं किस पे पहुंच जाऊंगा? कैश फ्लो। एज्यूमिंग के बाकी सब किस में हो रहा है? कैश में। जिसका डाटा गिवन है उसी को मानोगे ना, बाकी सब तो आप कैश में मानोगे। बट आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन करा देता हूँ। हालांकि ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका इतना स्ट्रेस मत लेना। जनरली इस लेवल पे इतना मैटर नहीं करता, मतलब इसमें रिलेवेंट कॉस्टिंग हमारा इतना टेस्ट नहीं होता है एफएम में, इसलिए मैं ज्यादा डेप्थ में आपको कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन करा रहा हूँ एक तरीके से, बट फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका कोई डाउट है? हाँ दीदी पूछो। Sir, so in the last question हम प्रॉफिट को भी नहीं कंसिडर करेंगे और डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड को भी हम नहीं कर रहे हैं, तो मतलब हम 73,000 को करेंगे कंसिडर आफ्टर एडिंग कैश फ्लो, हाँ बिल्कुल 73,000 को हम कंसीडर करेंगे। देखो क्वेश्चन ये है कि सर आपने पहले तो 8 भी कटवा दिया, 25 भी कटवा दिया, 40 भी, फिर कैश फ्लो निकाल लिया 73,000, क्या इसको भी कंसीडर करोगे? नहीं करोगे भाई। कैश फ्लो ये 73 कब आएगा? प्रोजेक्ट करूंगा या नहीं करूंगा? ये एनुअल कैश फ्लो हो गया। एक तरीके से मेरे प्रोजेक्ट का हर साल का, जैसे मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको बताया था ना हर साल कितना कितना पैसा आएगा, ये वही तो हो गया। 73,000 क्या है? पर एनम, एंड इट इज रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। So when they ask that we need to write relevant cash flows, तो वहाँ पे मतलब जैसे इन्होंने जो एग्जैक्ट फिगर्स दे रखे हैं वो लिखना है या हम अपना 73,000 वाला डिराइव्ड कैश फ्लो भी लिखेंगे? वो डिपेंडिंग अपॉन, अगर सेक्शन सी का क्वेश्चन आपको आता है तो उसका फॉर्मेट में आपको सब कुछ पुट करना पड़ेगा। उसके फॉर्मेट में यू कैन शो कि क्या क्या आपने ऐड बैक किया है। डायरेक्ट लिखते हो ना तो अवॉइड करो डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट 73,000 सेक्शन सी के क्वेश्चंस में लिखना, बट वो कोई बात नहीं, उसका तो मैं फॉर्मेट आपको बताऊं कैसे करना है। यहाँ पे क्वेश्चन यही है, आप यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन होता है तो आप कैसे करते? एक हेडिंग बनाते, कितने 3 साल है मान, 1 2 3 4 लिखते, प्रॉफिट लिखते, नीचे प्लस करते डेप्रिसिएशन, फिर प्लस करते फिक्स कॉस्ट, तो आपका हर साल का क्या आता? बट क्योंकि सेम कैश फ्लो है तो सेम कैश फ्लो में ना कंसेप्ट लग जाता है एन्युटी का। सेम कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग में एन्युटी और परपेचुइटी का कंसेप्ट लग जाता है। बट अभी उतना सब आगे की चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं करना चाहता, आप लोगों को डाउट्स आ रहे होंगे, बट अभी धीरे धीरे लेके चलेंगे, ठीक है? काफी बच्चे कंफ्यूज रहेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, तो अभी धीरे धीरे सुनो। चलो अगले एग्जाम्पल पे ये वाला आपको बताना है। इस वाले एग्जाम्पल में आपको रेलिवेंट कॉस्ट बतानी है। को ये बताना है कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैनेजर ने अपने तरीके से आपको कुछ चीजें बता दी है और आपको मैनेजर को एडवाइस करना है कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो असलियत में मेरे कहने का मतलब है, आपको 4 खर्चे लाके दिए हैं, आप सीनियर मैनेजर हो, आपके जूनियर ने, आपने अपने जूनियर को कहा कि भाई रिसर्च प्रोजेक्ट व्हिच हैज डेट कॉस्ट कंपनी 15,000 करंटली अंडर रिव्यू प्रोजेक्ट वर अलाउड टू बी प्रोसीड, इट विल कंप्लीट अप्रॉक्सिमेटली 1 ईयर। When the result will be sold to government agency 3 lakh, shown below are additional expenses which managing director estimated will necessary to complete the work. समझे क्या? एक प्रोजेक्ट आया हमारे पास गवर्नमेंट का, उसे कितना कमाएंगे? अगर मेरे खर्चे 3 लाख से कम होंगे तो ये प्रोजेक्ट मैं कर लूंगा। अब मैनेजर की बात आप लगाओ हिसाब और बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। शुड वी गो ऑन विद दिस प्रोजेक्ट और नॉट? प्लीज लेट मी नो। चले या नहीं चले? एक बार पढ़ लो, थोड़ा सा टाइम दो इसको। देखो पढ़ना बच्चों साथ साथ है, एटलीस्ट इतना ध्यान रखो। हर बच्चे को मैं ये, आप चाहे कैसे भी समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो या आप लोगों के लिए फियर से आपको समझ आता है तो वैसे समझ लो, बट ध्यान रखो कि थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ने की एक आदत, 1 घंटा जरूर किताब खोलो। आपको कितना ही कुछ करना है करो,
आपको अपने दोस्त से बात करना है, उससे करो। आपको अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना है, बॉयफ्रेंड से बात करना है, करो। जो करना है करो, बट 1 से 2 घंटा ज़रूर थोड़ा-थोड़ा। अभी इनिशियली पढ़ाई कम है, आज घर जाके क्या पढ़ोगे? आज घर जाके अपना रिलेवेंट कैश फ्लो को पढ़ना है। अभी के लिए आप अपने रिलेवेंट कैश फ्लो को रिवाइज़ करो। ठीक है बच्चे, देखो डिस्कस कर रहे हैं। डोंट वरी, अभी समझ आ जाएगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट में मेरे को गवर्नमेंट से कितना पैसा मिलने वाला है? कैश इनफ्लो कितना है? 3 लाख। अभी टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन सबको इग्नोर करके सिंपल सा क्वेश्चन है बस। 1 साल का ये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात ही नहीं आती। 1 साल में आउटफ्लो होगा। 1 साल बाद मुझे 3 लाख मिलने वाले हैं। अच्छा, मेरा खर्चा कितना होने वाला है? बारी-बारी देखते हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट अभी तक कितना खर्चा हो चुका है? रिलेवेंट, इररिलेवेंट? इररिलेवेंट। अब ये कहूँ कि 3 लाख में से सर 1.5 लाख का तो खर्चा हो चुका है। अरे! आपको तो 1.5 लाख तो आपका हो ही चुका है, चाहे प्रोजेक्ट करो या ना करो, आपके 1.5 लाख रुपए नहीं बचेंगे। ये अगर मैं गवर्नमेंट को मना कर दूँ तो भी 1.5 लाख का नुकसान है, और गवर्नमेंट मेरे को पैसा दे दे तो भी 1.5 लाख का नुकसान है, बल्कि कुछ रिकवरी ही होगी, अगर मैं ले लूँगा तो। तो इस 1.5 लाख को तो मुझे खर्चा मानना ही नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। मटेरियल, एक मटेरियल है, अब सब समझना। मटेरियल चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। मटेरियल रिक्वायर्ड परचेज एट अ कॉस्ट 60, दे आर टॉक्सिक एंड इफ नॉट यूज्ड द प्रोजेक्ट डिस्पोज ऑफ 5000। बताओ, ये मटेरियल रेलेवेंट है कि नहीं? हाँ, प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल चाहिए, बट इस मटेरियल की कॉस्ट क्या है? क्या रेलेवेंट कॉस्ट है हमारी? 60,000 या 5,000? ये क्वेश्चन है मेरा। 60,000 या 5,000 विद जस्टिफिकेशन। ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है, देख लो। अगर सही प्रोजेक्ट रिजेक्ट करा दिया आप लोगों ने, तो अगला नंबर आप ही लोगों का है। कंपनी फिर आपको निकालेगी। भाई कंपनी कहेगी तो सैलरी दो, ऊपर से प्रोजेक्ट भी सारे निकलवा देते हैं हमारे, फंडिंग कहाँ से हो? मटेरियल परचेज तो कर ही लिया ना हमने, हाँ, तो फिर 5000 भी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमें डिस्पोज करना पड़ेगा वो। बिल्कुल ठीक बोला। मटेरियल रिक्वायर्ड हैव बीन परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 60। अब देखो, यहाँ पे हमारा, हाँ दीदी बताओ। सर आई थिंक इट्स लॉजिकल कि हम 5000 को ही मान रहे हैं, बट सिंस इट्स रिटन दैट इट्स जस्ट बीन परचेज, तो मतलब किया तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए, तो ये थोड़ा इलॉजिकल नहीं हुआ उनकी तरफ से लिखना? देखो नहीं, वो चलो माइक बंद कर लो, मैं समझाता हूँ सब। देखो अदिति ने क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन कर दिया कि ऑब्वियस चीज है, बट देखो यहाँ पे आप समझो उनका माइंड फ्रेम समझो। मटेरियल रिक्वायर्ड, सब बच्चों का आंसर नहीं आया है आप सबका। अगर इतना ही ऑब्वियस होता तो सबका ही 5,000 आता। मोस्ट सम ऑफ यू आर थिंकिंग 60,000 इज द राइट आंसर, तो वो सही है अपनी जगह इसको क्रिएट करने में। देखो मटेरियल रिक्वायर्ड हैव जस्ट बीन परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 60, दे आर टॉक्सिक एंड इफ नॉट यूज्ड इन द प्रोजेक्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ कॉस्ट 5,000। ये 60 क्या है? ये 60 है संक, हो चुका है। आज की डेट में एक आप टॉक्सिक मटेरियल खरीद के ले आए हो, पहले बात समझो, बताना क्या चाहते हैं। हम इंसान ना किससे रिलेट करते हैं? जो हमने पैसा खरीदा 60,000 से, बट रियलिटी में डिसीजन मेकिंग पावर यही तो है कि आप में से कितने लोग डिसीजन लेने में स्ट्रगल करते हो? अगर आप लाइफ में डिसीजन लेने में स्ट्रगल करते हो तो क्यों आप डिसीजन लेने में स्ट्रगल करते हो? देखो कुछ बंदे होते हैं बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, कहीं भी कोई भी उनको इतना स्ट्रगल नहीं होता, बट कुछ बंदों को, क्योंकि आप जब डिसीजन ले रहे हो तो कई सारे इररिलेवेंट चीजों को ज्यादा फोकस करके बैठे हो, ओवर थिंकिंग कर। और वही चीज यहाँ पे आपका एजुकेशन का, पढ़ाई का, बिजनेस में भी आप जाओ तो डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर रेलिवेंट चीजों को देखो लेना तो सोच, एक ऐसा भी नहीं कि पार्ट से पूछना पूछ जाएंगे, वो वाली डिसीजन मेकिंग भी नहीं, बट हाँ थोड़ा सोच समझ के। मटेरियल रिक्वायर्ड हैव जस्ट बीन परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 60। एक खरीदा है 60 का, बट ये हमारे काम ही नहीं आ रहा, टॉक्सिक है। अगर ये काम आ रहा होता, टॉक्सिक नहीं होता, तो शायद कुछ और बात होती, उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा। बट अगर ये टॉक्सिक है तो इसका मतलब ये जो 60,000 हमने जो पैसा लगाया ये तो वेस्ट हो गया। और ये तो अच्छी बात है कि कोई एक बेकार चीज का कोई बायर मिल गया जिसमें ये 5,000 रुपए में क्या हो सकता है, हमारी सेविंग नहीं हो रही। मुझे इस टॉक्सिक को निकालना था। एक बात समझो, मान लो घर का एक नालायक बच्चा है, उसको घर से निकालना है, और उसको निकालने में मतलब खर्चा आएगा 5,000 का, बट कोई आके उसे फ्री में ले जाएगा, तो आपको कोई फायदा हुआ उससे? क्या फायदा हुआ? 5,000 का फायदा हुआ। तो बल्कि दे आर टॉक्सिक एंड इफ नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्ट मस्ट बी डिस्पोज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 5,000। तो इस मटेरियल से तो आपको 5,000 का क्या आ रहा है? इनफ्लो। तो माइनस नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा? प्लस। आई बात समझ? कुछ कुछ अगले पे चलिए, पढ़ना जरा एक बार ये लेबर वाला पॉइंट, तो मुझे बताना क्या लिखूं। सर 5000 कॉस्ट है। हाँ हाँ सही, 5,000 कॉस्ट है इंक्लूसिव। कॉस्ट कहाँ है? कॉस्ट तो बच गई। अगर कुछ नहीं पैसे का ना जाना भी तो पैसे का आना होता है। देखो अगर अ, यहाँ पे कहता है मैं इसको डिस्पोज करूंगा तो 5,000 खर्च होगा,
और आपको डिस्पोज करना है उसे और आपका 5,000 खर्च ना हो, तो आपके लिए फायदा है नुकसान? फायदा हो गया ना। अरे आप मूवी देखने जाओ और मूवी की टिकट 1,000 रुपए की है। अगर आप मूवी देखने जाओगे तो आपकी 1,000 रुपए की टिकट लगेगी और मान लो आपको पता लगता है कि आपकी टिकट फ्री हो गई है, तो आपको 1,000 रुपए का फायदा हो गया, नुकसान हो गया? फायदा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे एक एसेट था जो टॉक्सिक नेचर का था। जनरली जब हम एसेट को डिस्पोज करते हैं तो पैसा मिलता है, बट कुछ अगर टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जैसे कंपनी के प्लांट्स होते हैं, कई केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स को मार्केट में अगर वो केमिकल आप डिस्पोज सही से नहीं करवाओगे तो उनका डिस्पोजल का भी पैसा देना पड़ता है। वरना हो सकता है आप पे बैन लग जाए, आपको गवर्नमेंट बैन कर दे। तो केमिकल को डिस्पोज करने के लिए मुझे 50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, बट एक बाहर से फॉरेन कंपनी आई, उसने कहा मुझे तो ये केमिकल चाहिए, तो अपन को वो केमिकल के लिए क्या होगा, 50,000 का फायदा होगा, बल्कि वो तो मुझे पैसे देने को तैयार है। तो उसके प्रोजेक्ट में मेरे को ये इसको मैं यूज कर लूंगा, इस मटेरियल को, और इस मटेरियल को जब मैं यूज करूंगा तो डिस्पोज नहीं करूंगा, और डिस्पोज करता तो कितना खर्चा आता, 500 मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मेरी सेविंग नहीं होगी। आती है बात समझ? देखो मटेरियल परचेज कितने का किया, 60,000। क्या ये 60,000 आज रेलिवेंट है? नहीं। ये क्या है सर, हो चुका है पास्ट कॉस्ट। अब आगे की बात समझो। इस मटेरियल को आज मैं अगर डिस्पोज करता हूं, इस मटेरियल को आज मैं डिस्पोज करता हूं तो पैसा मिलेगा नहीं, मेरी जेब से पैसा लग जाएगा। इस मटेरियल को मेरे को आज निकालने के लिए 5,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, रीजन बीइंग ये टॉक्सिक है। अगर मैं ये 5,000 रुपए आपके सेव हो जाए, किसी प्रोजेक्ट को करने से ये 5,000 रुपए अगर आपके सेव हो जाए, तो क्या ये 5,000 आपके लिए इनफ्लो है या नहीं है? दिस 5,000 इज योर इनफ्लो और नॉट? प्रोजेक्ट करेंगे तो ये 5,000 बच्चे, अगर ये 5,000 रुपए टॉक्सिक है और मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, उस प्रोजेक्ट में इस मटेरियल को लगा दूं, तो क्या ये 5,000 रुपए लगेंगे नहीं लगेंगे? तो इस प्रोजेक्ट की वजह से ये 5,000 रुपए मेरे क्या हुए, सेव हो गए। तो प्रोजेक्ट 3 लाख रुपए तो दे ही रहा है, प्लस 5,000 रुपए का फायदा दे रहा है, तो टोटल कितना दे रहा है, 3,05,000। आई बात समझ? लेबर। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूज और कर सकता है, बट अगेन ये पीएम का टेस्टिंग है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पीएम का क्वेश्चन, और ये सिंपल क्वेश्चन है पीएम परफॉर्मेंस मेजरमेंट का। इसका आंसर बताओ चलो। नहीं नहीं, पूरी रिलेवेंट नहीं है, कुछ अमाउंट रिलेवेंट है, देखो बट कितना अमाउंट। एक ही आंसर आया है मेरे पास, 90,000, मतलब एक ही बच्चे को समझ आ रहा है। देखो बाकी बच्चे भी समझो। Skilled labor is hard to recruit. The worker concerned have been transferred to this project from a production department, and production manager claimed that if the man were returned to him, they could generate sale of 150 in the next year. The prime cost of these sales would be 1 lakh, including 40,000 for labor cost itself. The overhead absorbed into production would amount to 20,000. कोई समझा सकता है क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है? 90,000 I get. May I explain? हाँ बताओ। सर इसमें जो 1,50,000 की नेक्स्ट ईयर जो सेल जनरेशन होगा, और इसमें अभी प्राइम कॉस्ट इंक्लूडिंग 40,000 है, और 20,000 इररिलेवेंट होगा, क्योंकि वो जो आपने भी पॉइंट्स लिखाया है ना, एलोकेटेड, एब्सॉर्ब्ड एंड अपोर्शन, वो इररिलेवेंट होगा, तो 20,000 तो इररिलेवेंट कॉस्ट हो गया, एंड 40,000 लेबर कॉस्ट चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो या फिर ये प्रोडक्शन मैनेजर के या स्किल लेबर डिपार्टमेंट में जिसमें आपको यूज करना है इस प्रोजेक्ट में, तो 40,000 तो इनकर हो गई होगा, तो वो संक कॉस्ट हो जाएगी। तो जो रिमेनिंग 60,000 बचा वो एक्सेस है, वो रेलेवेंट है। तो जो सेल 1,50,000 जनरेट हो रही है उसमें से 60,000 माइनस करके 90,000 आ जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा समझो वो क्या है। हमारे लेबर हैं, मुझे ना इस प्रोजेक्ट में चाहिए, ठीक है, ये लेबर ना मुझे इस प्रोजेक्ट में चाहिए जो नया प्रोजेक्ट आया, बट मैनेजर कह रहा है कि इन लेबर को अगर आप इन प्रोजेक्ट में ले जाते हो तो हम 1.5 लाख रुपए की कमाई नहीं कर पाएंगे। समझना बात, मेरे लेबर्स को मैं दोनों में से एक जगह यूज कर सकता हूं मेरे दोस्त, या तो मेरे प्रोजेक्ट में यूज कर लूं या मेरे बिजनेस में यूज कर लूं। अगर इन लेबर को मैं प्रोजेक्ट में ले जाता हूं तो मेरे को 1.5 लाख रुपए का नुकसान होगा, अच्छा, बट सेविंग भी होगी। उस प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए का खर्चा भी आना था, बट 1 लाख का खर्चा नहीं, 1 लाख में से 40,000 का खर्चा तो कौन सा है,
लेबर के कॉस्ट है, 40,000 तो लेबर की कॉस्ट है। अब जब 40,000 लेबर की कॉस्ट है तो लेबर की कॉस्ट हमारी कौन सी कॉस्ट हुई? कमिटेड। भाई चाहे लेबर इधर काम करे चाहे लेबर प्रोजेक्ट में काम करे, वो 40,000 तो देना ही देना है। तो लेबर को रियलिटी में हमारा खर्चा कितना बच रहा है? 60। तो नेट में लेबर हम कितना कमाएंगे? 90,000। बात को समझो, लेबर का कॉस्ट, लेबर का खुद का जो कॉस्ट है वो क्यों नहीं लिया मैंने 1 लाख रुपए? तो बस मैं 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 1,50,000 में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 90,000। मतलब इस प्रोजेक्ट से मेरे को 90,000 से ज्यादा कमाई होनी चाहिए तब मैं लेबर को भेजूंगा, वरना नहीं भेजूंगा। पहले तो सिंपल समझ लो, फिर इस केस के हिसाब से समझ लेना। अच्छा, आपके पास लेबर दो काम कर सकते, दोनों में से कोई एक काम करेगा। लेबर परमानेंट लेबर है फॉर एग्जांपल, दोनों में से एक ही काम करेगा। एक जगह 10,000 कमाओगे और एक जगह अभी आपको बताना है कितना कमाओगे। तो अगर दूसरे प्रोजेक्ट में तभी लेके जाओगे ना 10,000 से ज्यादा कमाओगे। तो इतना तो समझ आता है कि लेबर को हम तभी भेजेंगे जब यहाँ पे 90,000 से ज्यादा कमाएंगे। अब सवाल सिर्फ एक बचता है कि 90,000 कैसे आए। तो लेबर अगर उधर चला जाएगा तो इधर कितना लॉस है? 1.5 लाख। 1.5 लाख का लॉस तो है, बट प्रॉफिट तो 1.5 का नहीं था ना, 1.5 का तो रेवेन्यू था। 1 लाख की कॉस्ट भी थी, बट 1 लाख की कॉस्ट में रेलेवेंट कॉस्ट कितनी है? 60। तो ये 60,000 का खर्चा भी तो नहीं लगेगा। तो लेबर काम करता तो 60,000 का खर्चा लगता, 1.5 लाख कमा के देता, 90 कमा के देता रियल। बट 1.5 लाख का ना इनकम होगा ना 60 का खर्चा होगा, तो नेट में हमें कितने का नुकसान होगा? 90 का नुकसान हुआ। आपकी जेब में 1.5 थोड़ी आता। अगर लेबर काम करता तो 1.5 लाख रुपए सामने से कस्टमर से मिलते और 60,000 रुपए उस काम को एग्जीक्यूट करने में खर्चा भी तो हो जाता। तो नेट में आपको कितना नुकसान हो गया लेबर को यहाँ शिफ्ट करने से? 90 से। और दूसरी बात, सर आपने 40,000 जो लेबर की कॉस्ट है, द प्राइम कॉस्ट ऑफ दिस सेलिंग 1 लाख इंक्लूडिंग 1 लाख क्यों नहीं लिया? ये डाउट शायद कुछ बच्चों को आ सकता है, ये दोबारा बता रहा हूं। अच्छा, ये 20 तो आएगा ही नहीं आएगा। ये 20 तो क्या है? ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड इनटू प्रोडक्शन वुड अमाउंट टू 20,000। ये तो बिल्कुल इररिलेवेंट है। द प्राइम कॉस्ट ऑफ दिस सेल 1 लाख क्यों नहीं लिया हमने? 60 क्यों लिया? 40 क्यों हटा दिया? क्योंकि लेबर की कॉस्ट फिक्स्ड है। आप लेबर को पैसा तो दोगे ही दोगे ना, चाहे प्रोजेक्ट करे या ना करे। तो इसलिए इस क्वेश्चन में लेबर का खर्चा हमारा, लेबर को इस प्रोजेक्ट में डालने में कितना खर्चा आ रहा है? 90,000 का आउटफ्लो। तीसरा पॉइंट देखो, it has already been decided that when the work of this project is, the research department will close. Research wages for the year 60,000, redundancy CMC pay has been estimated 15,000 now, 35,000 in 1 year time. ये समझ आता है? ये वाला पॉइंट किसी बच्चे को क्या कह रहा है? So may I explain? हाँ बता। So here we are saying that if we do not work on this project, the research department will close down, and then we have to pay 15,000 as a redundancy severance. That if we are not employing the labor, they need to find work somewhere else, so we need to pay the redundancy wage. But if we use this labor if we use the labor or the staff in this project, we'll have to pay 60,000 to them for 1 year, and then after 1 year, if we are going to do redundancy, then we have to pay 35,000 on top of that. So 95,000 would be relevant here. देखो, ठीक बोला है दीदी ने, एक बार समझ लो इस चीज को। It has already been decided in the work of this project, the research department will be closed, research wages for 60,000. एक बात बताओ, अगर मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो रिसर्च नहीं कर पाऊंगा। आज मैं रिसर्च डिपार्टमेंट को बंद करूं तो मुझे कितना खर्चा आएगा? 60,000। और तो क्या जो वेजेस हैं ये रेलेवेंट हो गई? अगर प्रोजेक्ट नहीं कर रहा होता तो रिसर्च कर रहा होता और ये 60,000 नहीं आती। प्रोजेक्ट करने की वजह से रिसर्च नहीं कर पा रहा, और रिसर्च नहीं कर पा रहा तो मेरे को जिन बंदों को क्या देना पड़ रहा है? सैलरी देना पड़ रहा है। तो क्या कहता है? रिसर्च वेजेस फॉर द ईयर 60,000। सॉरी बच्चों, ये नहीं कह रहा है। सुनो, it has already been decided that the work on this project sees the research department will be closed. Research wages for the year are 60,000. देखो, जब ये प्रोजेक्ट का वर्क खत्म होगा ना, तब रिसर्च बंद करेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता तो रिसर्च आज ही क्या होता? बंद हो जाती। बट इस प्रोजेक्ट की वजह से हमें रिसर्च करनी पड़ रही है एक साथ। उल्टा है बात। मतलब प्रोजेक्ट और रिसर्च साथ साथ चल रही है। अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो रिसर्च भी करनी पड़ेगी। तो अगर मैं रिसर्च करूंगा और प्रोजेक्ट करूंगा तो मेरे को कितना खर्चा आ जाएगा? 60,000 का। 60,000 का मेरा खर्चा आ गया ना।
इस बात को समझना, जिस बच्चे को नहीं समझ आ रही, थोड़ा सा लैंग्वेज में कंफ्यूजन है। अगर मैं प्रोजेक्ट आज बंद कर देता तो क्या रिसर्च करता? नहीं करता। अगर मैं प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देता तो रिसर्च भी नहीं करता, तो मेरा खर्चा आता 60,000 का? नहीं आता। बट मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो क्या करना पड़ रहा है मुझे? रिसर्च भी करनी पड़ रही है। तो रिसर्च करनी पड़ रही है, तो इसमें से मेरा खर्चा कितना आ रहा है? और दूसरी बात, अगर मैं प्रोजेक्ट आज बंद करूँ तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? पर प्रोजेक्ट की वजह से कब बंद कर रहा हूँ मैं? उसका कितने देने पड़ रहे हैं? इंक्रीमेंटल कितना है? 25 35 माइनस 20 15 20 इंक्रीमेंटल 20,000 खर्चा हुआ ना प्रोजेक्ट की वजह से। भाई तुम आज प्रोजेक्ट नहीं करते तो भी कितने देने पड़ते? 15। तो अगर प्रोजेक्ट को 1 साल बाद बंद करोगे तो भी जो बंदे निकलेंगे वो पैसे मांगेंगे। अब वो ज्यादा मांग रहे हैं 35, तो प्रोजेक्ट की वजह से कितना एक्स्ट्रा मांग रहे हैं? 20। एक्स्ट्रा पे 20,000। तो आंसर कितना हो गया इसका? 80,000 टोटल। दोबारा से समझ लो बच्चों, जिसको समझ नहीं आ रहा, सिंपल सा एक स्टार्टिंग का पॉइंट अगर ये समझ आ गया तो सारी चीज समझ आएंगी कि प्रोजेक्ट और रिसर्च, प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो रिसर्च कर रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं कर रहे होते तो रिसर्च बंद कर देते। If I have done this project, I have to incur cost of 60,000 for research. So it is an opportunity cost of research. Sorry, project 60,000 रुपए मुझे प्रोजेक्ट के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं। और दूसरी बात, अगर मैं प्रोजेक्ट नहीं करता तो डिपार्टमेंट आज ही बंद कर देता, और बंद करने पे कितने रुपए देने पड़ते? बट बिकॉज ऑफ रिसर्च क्या मैं आज बंद कर पा रहा हूँ? कब बंद करूंगा? एक साल 1 साल बाद कितने देने पड़ेंगे? तो क्या 35,000 रेलिवेंट कॉस्ट है या 20,000? क्यों 35 क्यों नहीं है पूरा का पूरा? तो प्रोजेक्ट की वजह से आपको कितना खर्चा आ रहा है? अरे मान लो आप आपके 100 रुपए खर्च होने ही होने थे, बट आपका फ्रेंड आया और उस वजह से आपके 150 खर्च हो गए, तो फ्रेंड की वजह से कितना खर्चा हुआ? 50। वही बात ये कह रहा है कि 15 मेरे होने ही होने थे, बट ये प्रोजेक्ट की वजह से 35 हो गया। तो पूरा 35 प्रोजेक्ट की कॉस्ट थोड़ी है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी? 20। 15 तो मेरी अपनी है ना। इक्विपमेंट, द प्रोजेक्ट यूटिलाइज द स्पेशल माइक। हाँ सर तो 60,000 और 20,000 मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गया, क्योंकि प्रोजेक्ट करेंगे तब होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। देखो यही चीज ध्यान रखना, ये दोनों कॉस्ट कौन सी है? इंक्रीमेंटल। इनके देखो, द प्रोजेक्ट यूटिलाइज अ स्पेशल माइक्रोस्कोप व्हिच कॉस्ट 18,000 3 years ago. It has residual value 3,000 in another 2 years and current disposal value is 8,000. If used in the project, estimate disposal value is 6,000. अच्छा, एक माइक्रोस्कोप था 18,000 का लिया था, ये तो रेलिवेंट नहीं है। अच्छा, it has residual value 3,000 in another 2 years, मतलब 2 साल में क्या होगी वो दे रखा है। आज बेचेंगे तो 8,000 और प्रोजेक्ट के बाद बेचेंगे तो 6,000, तो कितना नुकसान हो रहा है प्रोजेक्ट के बाद? 2,000। मशीन का कॉस्ट कितना आ गया? 100,000। ध्यान से समझ लो, मेरे को इस प्रोजेक्ट की वजह से ये सब नुकसान नहीं हो रहा। ये जो खरीदा संक कॉस्ट है या रेजिडुअल वैल्यू से मुझे क्या मतलब, ये कब बेचेंगे? जब बेचोगे जितना मिल जाएगा। मुझे तो अभी से मतलब है, आज बेचूंगा तो कितना रुपया मिलता है? 8,000। और प्रोजेक्ट की वजह से मैं आज ना बेच के अगर 1 साल बाद इसको प्रोजेक्ट में यूज करके बेचूंगा तो 6,000। तो मुझे प्रोजेक्ट की वजह से कितना नुकसान हो गया? सिर्फ 2,000। बाकी सबसे क्या मतलब है? तो 2,000 का मुझे नुकसान हो गया। क्या प्रॉफिटेबल आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर? 3,05,000 में से सारा माइनस कर दो। 1,33,000 1 लाख 1,33,000। मतलब ये प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए। ये क्वेश्चन कराने का पर्पस आपको ये नहीं कि मैंने एफएम का कोई कंसेप्ट पढ़ा है, सिर्फ रिलेवेंट कैश फ्लो का एक प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई होता है उसको। इतना सारा एग्जाम में नहीं आएगा, सारी की सारी एडजस्टमेंट एग्जाम में तो एक दो बहुत रेयरली आती है। R&D आ गया, फिक्स कॉस्ट का पॉइंट आ गया, एक दो पॉइंट्स आते हैं। ये तो स्पेसिफिक पूरा क्वेश्चन है रिलेवेंट कॉस्ट का, जिसके अंदर सारे पॉइंट्स, कई सारे पॉइंट्स मिक्स करके एक साथ क्वेश्चन बनाया गया। इस टाइप का क्वेश्चन तो जनरली पीएम में आएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही किस पे फ्रेम हो क्या है? रिलेवेंट कॉस्ट। ये तो मैंने आपको सिर्फ रेलिवेंट कॉस्टिंग का पर्पस समझाने के पर्पस से ये क्वेश्चन कराया कि आप समझो कि एक प्रोजेक्ट मुझे 3 लाख का मिला, बट उसमें अगर एक आम जिंदगी इस 60,000 को खर्चा मान ले, उस 1.5 लाख को खर्चा मान ले, इस 35-60 को पूरा खर्चा मान ले, तो प्रोजेक्ट को क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। बट वो तरीका सही नहीं है। आप लोग एक फाइनेंस मैनेजर बनने जा रहे हो, एनालिटिकल तरीके से चीजों को समझना है। अगर चीजों में दिमाग ही नहीं लगना है, दिमाग वाले काम ही नहीं करना है, तो फिर पैसा कैसे आए? फिर वैल्यू कैसे क्रिएट होगी? तो इसको ध्यान समझ लो। गवर्नमेंट से हमें 3 लाख मिले, इस प्रोजेक्ट की वजह से 5,000 की सेविंग हुई, इस प्रोजेक्ट की वजह से लेबर का खर्चा कितना आ रहा है? 90,000 का नुकसान हो रहा है। ये प्रोजेक्ट, ये लेबर मेरे कहीं और जाके 90 कमाते और मैं इस प्रोजेक्ट की वजह से नहीं कमा पा रहा, तो ये 90 का नुकसान हो गया। लेबर की कॉस्ट संक है, क्योंकि सॉरी इररिलेवेंट है, क्योंकि कमिटेड है, जानी जानी है। चाहे आप प्रोजेक्ट करो या ना करो, 40,000 रुपए तो उनको देने ही पड़ेंगे। भाई वो काम कोई भी करे, वो अपना पैसा तो लेंगे ही लेंगे। वेजेस, अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूंगा तो मुझे 60,000 देने पड़ेंगे, और प्रोजेक्ट की वजह से करनी पड़ रही है। एक्स्ट्रा पे, प्रोजेक्ट की वजह से मुझे एक्स्ट्रा पे कितना देना पड़ रहा है? 20। और मशीन का नुकसान कितना?
तो वो सर तो बच्चों ये रेलिवेंट कैश फ्लो है हमारा। आज हमने थोड़ा सा एफएम स्टार्ट किया। कल मिलते हैं फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल भी तो